Good evening, everybody. बच्चे, in the previous class we had finished up with human eye and the colorful world. ये हमारा last portion था जो हमने chapter complete किया था. बच्चे, so today what we'll be doing is I'll be picking up some questions from this chapter, that is from NCERT exemplar. NCERT exemplar से हम human eye and colorful world से related कुछ questions जो हैं उनको pick up करेंगे. Then some MCQs from other study material. And बच्चे, this coming Sunday I'll be sharing a test based on this chapter. तो ये chapter बच्चे अभी हमने recently किया है. So today we pick up the question types. कुछ जो questions हैं करके देखते हैं. So then I'll be sharing a test based on this. Okay, objective question on Sunday. तो बच्चे please you'll be revising and preparing for that test. Alright, इसी चैप्टर को करेंगे. थोड़ा सा पोर्शन है, अभी रिसेंट किया है तो जल्दी रिवीजन हो जाएगी एंड आप इसका फिर टेस्ट देंगे संडे को. ऑलराइट, चलो. सो बच्चे, दिस इज एक्चुअली द बुक फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों के पास ये बुक हो भी. ऑलराइट, सो विल बी पिकिंग अप क्वेश्चंस व्हिच आर रेलेवेंट टू आवर सिलेबस. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ये बच्चे हमारे सिलेबस में नहीं है. दिस इज बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. तो ये हमारे चैप्टर में से ये पोर्शन डिलीट हो गया है. सो आई विल बी क्विकली मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रिज्म ABC, और इसमें बच्चे BC जो है दैट इज डिनोटेड एज बेस. तो मतलब ये जो है दिस इज बेस BC. सो इसको अलग अलग ओरिएंटेशंस में प्लेस किया गया है. And a narrow beam of white light is incident on the prism as shown in figure 11.1. तो 11.1 में बच्चे अलग अलग तरीके से ओरिएंटेशन में रख के व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया गया है. हमें ये याद रखना है कि प्रिज्म ABC में BC इज द बेस. ये वाला पोर्शन BC बेस है. इसमें BC ऊपर आ गया, यहाँ राइट पे आ गया, यहाँ लेफ्ट पे आ गया. तो अलग अलग ओरिएंटेशंस में रखा है. अब अच्छा, what is the question? In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to color of the sky? So बच्चे, if I look at the spectrum ऐसे बनता है: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. तो बच्चे, इफ आई लुक एट दी एनसीईआरटी बुक, अगर मैं एनसीईआरटी बुक को देखूं, ओके, अनीशा इज सेइंग सेकंड, अरहाम इज सेइंग फर्स्ट. ओके, चलो देखते हैं. लेट्स ट्राई टू एनालाइज. अगर बच्चे मैं ये वाला डायग्राम देखता हूं तो हमें लगता है यही सही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है. यू नीड टू रिमेंबर कि यहां स्प्लिटिंग होगी और ऐसे स्पेक्ट्रम बनेगा. पर बच्चे यहां जो ब्लू है, blue is third from bottom. It is third from bottom, not from top. Question क्या बोल रहा है? From the top. तो बच्चे, for this I think we should pick this one, क्योंकि जब यहां स्पेक्ट्रम बनेगा तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू यहां आएगा, थर्ड फ्रॉम टॉप. तो बच्चे आंसर शुड बी बी. ओरिएंटेशन देखिए, ये वाला तो एनसीईआरटी की बुक में ही है, नंबर 1 वाला. पर बच्चे इसमें बी जो है थर्ड फ्रॉम बॉटम है, नॉट फ्रॉम थर्ड फ्रॉम टॉप. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सी थर्ड फ्रॉम टॉप. तो अगर उस हिसाब से देखें तो थर्ड फ्रॉम टॉप कहां से आएगा? अगर आप उसको उल्टा रखोगे तब आपका स्पेक्ट्रम ऐसे बनेगा: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सो ब्लू विल कम थर्ड फ्रॉम द टॉप. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबडी? सबको समझ आ गया? अब हमने बी ऑप्शन क्यों पिक किया है? ओके, यू हैव टू लुक एट द ओरिएंटेशन. अरहाम, इज दैट क्लियर? ऑलराइट, ठीक है. चलो, ओरिएंटेशन देख के बच्चे फॉलो करिए. सो बी इज द करेक्ट आंसर. बच्चे बाकी भी चेक कर लेते हैं. यहां तो AC से आ रहा है तो इधर बनेगा, तो ये भी गलत है. इधर BC से आ रहा है, ये तो मतलब गड़बड़ी हो गई सारी. तो 1 और 2 में ही चूज करना था. तो हमारा करेक्ट आंसर है 2. चलो, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 4. एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट. अब अच्छा, दिस इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट.
सो व्हाट वी हैव लर्नड इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है इट इज रेलेवेंट टू स्कैटरिंग शॉर्टर वेवलेंथ्स सच एज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है ना। पर बच्चे अगर सन डायरेक्टली ओवरहेड है, जैसे नून टाइम में हो रहा है, तो उस टाइम एक तो लाइट को कम ट्रेवल करके आना है, और जनरली हम क्या बोल रहे हैं, सारे कलर्स जो हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है, क्योंकि लाइट को कम ट्रेवल करके आना है तो स्कैटरिंग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि होराइजन के मुकाबले व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवरहेड लाइट हैज टू ट्रेवल लेस डिस्टेंस। तो क्या पिक करेंगे? ओके, आप बोल रहे हैं ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। बच्चे मुझे तो ए लग रहा है, क्योंकि बच्चे एट नून सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, सो आई थिंक आंसर शुड बी ए। आप बोल रहे हैं बी, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड। पर बच्चे हमें ये भी तो समझना है ना कि जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड है, एंड व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड इट हैज टू ट्रेवल वेरी लेस डिस्टेंस, तो उस टाइम लाइट की जो स्कैटरिंग है बहुत कम हो जाएगी। बच्चे यू हैव योर एनसीईआरटी बुक विद यू, प्लीज चेक फ्रॉम देयर। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं एक बार। ओके, लेट मी सी, आई हैव दिस। ओके, मेरे पास एक केवी का मटेरियल है, आई जस्ट चेक थ्रू, इसमें भी आपको ऑल राइट, ये देखो, ये देखिए, ये रहा आंसर। लाइट फ्रॉम सन overhead would travel relatively shorter distance. At noon, the sun appears white as only little of blue and violet colors are scattered. Little, बहुत कम scattering है, तो बच्चे इसका आंसर ए होगा। A is correct. So once sun is directly overhead, light is least scattered. और इसके पीछे रीजन क्या है? It has to travel through shorter distance to reach the observer. It has to travel through shorter distance. Alright. उसके बाद देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following phenomena of light are involved in formation of rainbow? मैंने बच्चे आपको ये बताया था कि कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व है। रिफ्रैक्शन तो है ही बच्चे, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, तो कौन सा ऑप्शन पिक करोगे? ऑल राइट, सिमरन इज सेइंग बी, सिमरन इज सेइंग बी, अविनाश इज सेइंग सी। ओके बच्चे, आई अंडरस्टैंड अविनाश व्हाई यू, अविनाश आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सेइंग सी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है, राइट? एनसीईआरटी की बुक में इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है। ओके, तो ये कई बार जो है बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। एक्चुअली ये जो फिनोमेना इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे तो हमें सी लगेगा, अगर सही पिक करने जाएंगे तो TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो कोई बात नहीं, आई हैव अ स्टडी मटेरियल, देखते हैं। केवी का एक स्टडी मटेरियल है, उसमें से देखते हैं व्हाट दे से। सो ओके, ऑल राइट, ओके, यहां भी लिखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो बच्चे देखो, अगर केवी के हिसाब से मतलब अगर एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखें तो उसमें तो इंटरनल रिफ्लेक्शन ही लिखा है, बट बच्चे जो सही फिनोमेना दैट्स TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चे जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब लाइट रे
नॉर्मल से बेंड होते होते क्या होगी, इट विल इंटरनली रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्शन नहीं होगी. ओके, so that is known as total internal reflection. I don't know why in NCERT book it's mentioned as internal reflection. है तो ये total internal reflection, TIR. ओके, नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं है. एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो सी पिक करना पड़ेगा. वैसे फिनोमेना जो है दैट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, आई थिंक आपके पास एग्जाम्पलर की बुक होगी, उसमें आप अगर आंसर की देख सकते हो तो देख लो. आई डोंट हैव द आंसर की राइट नाउ विद मी. तो अगर मैं एनसीईआरटी से देखता हूं तो सी, अदरवाइज अगर सही आंसर पिक करने जाता हूं तो बी. ओके, देखो बच्चे, इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होगा. बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई एम नॉट एबल टू जज द टर्म करेक्टली, राइट. हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है ना. बच्चे, इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम कैसे जज कर रहे हैं, हाउ आर वी ट्राइंग टू जज दिस. ठीक है ना. अगर मैं इसको रेनबो के हिसाब से देखूं तो मैं तो इसको TIR ही बोलूंगा. तो अगर एनसीईआरटी की बुक से देखें तो वी हैव टू पिक अप ऑप्शन सी. हाँ जी, बोलो देवादत्तन. मैंने सॉल्यूशन देखा तो उसमें दिखा रहा है कि जो इसका आंसर वो ऑप्शन सी है. बच्चे, कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर. Can we take internal reflection as normal reflection? तो मैंने सॉल्यूशन देखा तो उसमें दिखा रहा है कि ऑप्शन सी है. ऑप्शन सी है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सी दिया हुआ है. ओहो बच्चे, डोंट. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सी लिखा हुआ है. सी लिखा हुआ है. ओके, ठीक है. तो मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलते हैं. बच्चे देखो, इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन की तरह भी मान सकते हैं. जैसे मिरर पे लगा लाइट, रिफ्लेक्ट हो गई. ओके, चलो लेट मी जस्ट गो थ्रू इट. इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके देखते हैं. हाँ जी, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी दिया हुआ है. हाँ वही मैं कह रहा हूँ बेटा. लेट मी जस्ट गो थ्रू, चेक मोर रेफरेंस बुक्स. ठीक है ना. तो बच्चे, हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे. सिमरन, पिक ऑप्शन सी ओनली, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं लिखा. तो एक बार के लिए तो हम इसी को पिक करेंगे. लेट मी जस्ट चेक सम गुड रेफरेंस बुक्स. क्योंकि बच्चे देखो, ये एक ऐसी चीज है जो आपके लेवल पे किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है और हायर लेवल पे कैसे की जाएगी, उसमें फर्क. ओके, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा एक बार कि जो हमें एनसीईआरटी में दिया है वही पिक करें. सो विल जस्ट पिक ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन सी एनसीईआरटी में दिया और एग्जाम्पलर में भी यही दिया. लेट्स पिक ऑप्शन सी. चलो, क्वेश्चन नंबर 6. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक. ये तो बहुत ही आसान है. ओके, मुदित, लावण्या, इज दे आर सेइंग बी. तो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू विल एग्री इट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो वी विल पिक ऑप्शन बी. ऑप्शन बी पिक करेंगे. ऑल राइट. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, एंड दे आर ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. ठीक है ना. हाँ जी आकृति. गुड इवनिंग सर. हाँ जी सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन में सर डिफरेंस क्या है सर. आकृति, आपने सुना नहीं था मैंने क्या बोला. वी विल टेक इंटरनल रिफ्लेक्शन एज नॉर्मल रिफ्लेक्शन. ओके सर. है ना. इंटरनल रिफ्लेक्शन को नॉर्मल रिफ्लेक्शन की तरह देख लेंगे, यही मान के चलेंगे. अभी TIR में क्या हो रहा है, जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, फिर वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है. तो बच्चे, अब इसमें हमें ये देखना है कि हम जब रेनबो की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कैन वी से इट इज नॉर्मल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, तो इसके लिए मैं अब क्या करूंगा, आई विल जस्ट गो थ्रू दी हायर स्टैंडर्ड बुक्स. एक बार मैं इसको थोड़ा रेफरेंस बुक्स में जरा कर लूं, क्योंकि आपके लेवल पे अगर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है तो दैट मीन्स वी हैव टू जज कि इंटरनल अगर रिफ्लेक्शन है तो देन देयर इज लॉस ऑफ इंटेंसिटी
there is loss of intensity of light. Okay, in internal reflection थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, TIR में एनर्जी बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उसमें इंटेंसिटी कम नहीं होगी। पर ये एक बार बच्चे हमें देखना पड़ेगा हायर स्टैंडर्ड की बुक से, पर एनसीईआरटी में तो इंटरनल रिफ्लेक्शन ही लिखा है, तो फॉर नाउ वी विल पिक इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम्पलर में भी सी ऑप्शन ही दिया है। तो एक बार लेट मी जस्ट चेक थ्रू, आई विल जस्ट गो थ्रू वंस, देखते हैं। मेरे पास एक +2 की बुक पड़ी है ऑप्टिक्स की, आई विल जस्ट गो थ्रू इट, देखते हैं उसमें किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। यू नीड टू रिमेंबर बच्चे, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके लेवल पे है ना, उनको कई बार सिंपल तरीके से बोल दिया जाता है, क्योंकि आपकी बुक में तो TIR, लूमिंग, मिराज कुछ भी नहीं है। क्लास 10th ICSE बोर्ड, उनकी बुक्स में इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल सब कुछ है, मिराज, लूमिंग। तो बच्चे सिलेबस का फर्क है। अब आपकी बुक में TIR क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ। तो आई थिंक दैट इज द रीजन उसे सीधा इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल दिया है। बट आई एम नॉट सेइंग कि इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। आई जस्ट चेक दिस थ्रू, क्योंकि कुछ बुक्स में इसको TIR भी लिखा है, कुछ में इंटरनल भी लिखा है, तो इसको मुझे वेरीफाई करने दीजिए एक बार। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन। So question 6 is B. This is done. Question number 7. The clear sky appears blue because. अब अच्छा, sky blue क्यों appear होता है? I think blue is scattered the most. Blue सबसे ज्यादा scatter होता है, इसलिए। Okay, let's see आप क्या ऑप्शन पिक कर रहे हैं। C ऑप्शन, माधव, लावण्या, C. Let's see. Blue light gets absorbed, wrong. Ultraviolet radiations absorbed, wrong. Violet and blue lights get scattered more than lights of all other colors by atmosphere, true. उसके बाद तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। वायलेट एंड ब्लू मैंने आपको उस दिन बताया भी था। इन आर एटमोस्फेयर द पार्टिकल साइज इज सुटेबल और ऑप्टिमम फॉर स्कैटरिंग ऑफ वायलेट एंड ब्लू लाइट्स, और ये कलर्स डिफ्यूज होके हमारे पास पहुंच जाते हैं। This is the reason the sky appears blue. Okay, most of you have picked correct the answer. That is 7. Chalo, question number 8. Which of the following statements is correct regarding propagation of light of different colors of white light in the air? बच्चे, जब white light air में travel करती है तो क्या होता है? Red light moves fastest. We are talking about air. So this is wrong. Blue light moves faster than green light. This is also wrong. All colors of white light move with same speed. This is correct. In air or vacuum, the speed of light components is same throughout. तो इसका आंसर होगा बच्चे C ऑप्शन। Then D तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो गलत ही होगा। चलो let's move on. Question number 9. The danger signals installed at top of tall buildings are red in color. बच्चे, why do we pick red color danger signals? क्योंकि सबसे कम स्कैटर होते हैं। It is scattered the least by smoke or fog. Absolutely right. Smoke और fog से ये सबसे कम स्कैटर होगा, तो आपको बहुत दूर से भी दिखाई देगा। Okay, correct. चलो क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following phenomena contributes significantly to reddish appearance of sun at sunrise or sunset? Is it dispersion? No. Is it scattering? Yes. देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन्होंने यहां दे दिया, TIR. ओके, तो TIR तो है नहीं. This is also wrong. All right. Reflection of light from earth, wrong. तो बच्चे what answer we will pick? 10th B. 10th का B आंसर है. Is that clear everybody? बहुत ही easy question था ये तो. It is based on scattering of light. Is it clear? All right. चलो. Question number 11. The bluish color of water in deep sea is due to presence of algae and other plants found in water. This is wrong. Reflection of sky in water. ये एक ऑप्शन हो सकता है.
तो इसको पिक कर लो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाटर तो स्कैटर नहीं करता लाइट को। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो बी, वी विल पिक बी ऑप्शन। देखो बच्चे, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन डीप ओशंस वाटर इज क्लियर। तो जब स्काई की रिफ्लेक्शन को हम देख रहे हैं तो उससे हमें वाटर ब्लू दिखता है, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। So the bluish color of water in deep sea, it is due to reflection of sky in water. D option. Is this clear everybody? सबको समझ आ गया? कभी भी क्लियर वाटर देखोगे ब्लू कलर का दिखेगा। बच्चे, why are clouds white? क्लाउड्स क्यों व्हाइट कलर के अपीयर करते हैं? क्लाउड्स के अंदर क्या होता है? सारे कलर्स इक्वली स्कैटर हो रहे हैं तो आपको व्हाइट व्हाइट दिखते हैं। सॉरी, नॉट क्लाउड्स, मैंने गलत बोल दिया। स्काई नहीं, सॉरी, मैं सही बोल रहा हूँ, क्लाउड्स। ओके सॉरी, क्लाउड्स। स्काई तो ब्लू है, क्लाउड्स जो है व्हाइट अपीयर करते हैं। पर बच्चे, जो रेन क्लाउड्स होते हैं वो ब्लैक अपीयर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं बच्चे वो लाइट को एस्केप नहीं करने देते, इसलिए वो डार्क दिखते हैं। तो जो बारिश वाले क्लाउड हैं वो ब्लैक दिखेंगे, जो जनरल क्लाउड होते हैं जो दिन में दिखते हैं व्हाइट होते हैं। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो बच्चे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ आई, ये भी नहीं है सिलेबस में। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये भी सिलेबस में नहीं है। ओके, ऑल राइट, आगे चलते हैं। ओके, बस इतना ही है। तो अगर हम देखें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया निकाल दें तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता है इसके अंदर। ऑल राइट, चलो देखता हूं। आई हैव अनदर मटेरियल विद मी, उसमें देखते हैं। ओके, इसमें भी शायद कुछ एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यू इसमें कम बनते हैं। ओके, ऑल राइट, स्टार्स ट्विंकल। ऑल राइट, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो अभी हमने कर लिया एग्जाम्पलर में। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एग्जाम्पलर में था। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एग्जाम्पलर में है। 6 भी एग्जाम्पलर में है। 7, ऑल राइट, ये भी एग्जाम्पलर में है। 8 भी एग्जाम्पलर में है। 9 भी, 10 भी। ऑल राइट, ये तो सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के ही हैं। ओके, चलो, सो दैट इज इट। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन खत्म। ओके, ऑल राइट, जस्ट अ मोमेंट। सो बच्चे, यही क्वेश्चन थे एमसीक्यू मेरे पास जो हैं। चलो लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म्स सो दैट अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्जेस आउट ऑफ द सेकंड प्रिज्म एज व्हाइट लाइट? ड्रॉ द डायग्राम। बच्चे, यहाँ आपको रिकॉम्बिनेशन करके दिखानी है। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेशन आएगी इसमें। रिकॉम्बिनेशन में क्या करना है? एक आपको प्रिज्म रखना है। ऑलराइट, वन प्रिज्म यू विल, जस्ट अ मोमेंट, एक प्रिज्म जो है हम ऐसे रखेंगे अपराइट। ऑलराइट, दूसरा प्रिज्म जो है बच्चे इन्वर्ट करके रख देंगे उसके सामने, एंड दिस विल लीड टू रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद है बच्चे, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म when a narrow beam of light is incident through it. बच्चे, always remember whenever you are showing dispersion of light, काफी सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं? what mistake they commit is they will bring a white light here, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और डिस्पर्जन यहां दिखाते हैं। बच्चे, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना। हमें करेक्ट डायग्राम कैसे बनाना है? डिस्पर्जन आप यहीं शो करोगे प्रिज्म के अंदर, ऐसे, मतलब अंदर ही हो गया, उसके बाद बाहर निकलेंगे ये ऐसे, ऐसे डिस्पर्जन शो करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक ही लाइन ऐसे लाते हैं इधर ऐसे और फिर डिस्पर्जन दिखा देते हैं। दैट इज रॉन्ग, ये डायग्राम गलत हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? हाउ विल यू ड्रॉ करेक्ट डायग्राम फॉर डिस्पर्जन? फर्स्ट सरफेस पे ही स्प्लिटिंग दिखाओगे, सेकेंड सरफेस से स्प्लिटिंग नहीं दिखानी, वो गलत हो जाता है, तो वहां आपके नंबर कट जाते हैं। ऑलराइट, पर देखो इस बार तो सब्जेक्टिव नहीं है अभी आपको,
पर बच्चे केस स्टडी या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जहां से पूछा जा सकता है कि कौन सा करेक्ट बना हुआ है डायग्राम, ये भी आ सकता है. तो वी शुड नो हाउ वी नीड टू ड्रॉ इट. ओके, देन is the position of a star as seen by us, is its true position? तो बच्चे इसका आंसर क्या है? नो. बच्चे जो पोजीशन हम देखते हैं स्टार की, दैट इज अपेरेंट पोजीशन. वो क्या होती है बच्चे? अपेरेंट पोजीशन. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म अपेरेंट पोजीशन? अपेरेंट का मतलब है बच्चे वो अपनी रियल पोजीशन से आपको ऊपर दिखाई देगा, वो अपनी रियल पोजीशन से ऊपर दिखता है. और इसके पीछे रीजन क्या है? एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द आउटर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाता है. आउटर लेयर्स रेयर हैं, इनर लेयर्स डेंसर हैं. एज अ रिजल्ट आपको जो स्टार की पोजीशन दिखेगी, इट वुड बी हायर, इट वुड नॉट बी रियल, इट वुड बी अपैरेंट पोजीशन. उसके बाद है बच्चे, व्हाई डू वी सी अ रेनबो इन स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल? बच्चे, इज इट पॉसिबल टू सी रेनबो नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर विदाउट रेन? तो इसका आंसर क्या होगा? नो. ओके अरहाम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वाटरफॉल्स में भी दिख सकता है. आई एम आस्किंग नेचुरल रेनबो जो हमें स्काई में दिखता है विदाउट रेन, नहीं वो नहीं दिख सकता ना. हाँ, आर्टिफिशियल जैसे फाउंटेन्स में भी दिख जाता है हमें, वाटरफॉल में भी दिखेगा, पर बच्चे वो नेचुरली रेन से जो बनता है स्काई में, वो वाला नहीं है. अब बच्चे आपको ये भी याद रखना है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, दे एक्ट एज टाइनी प्रिज्म्स व्हिच आर फ्लोटिंग इन द एयर. सो एज लाइट पासेस थ्रू इट, व्हाट इज हैपनिंग? जब लाइट उसके थ्रू पास होती है तो क्या होता है? इट विल अंडरगो डिस्पर्जन, और उसकी वजह से आपको वो रेनबो नेचुरली फॉर्म होता दिखाई देगा. और आपको ये भी याद रखना है, फॉर रेनबो टू फॉर्म द सन शुड बी लो इन होराइजन. सो जनरली रेनबो जो है वो कब फॉर्म होता है? अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग और लेट आफ्टरनून कह सकते हो आप, जब सन होराइजन में लो है. ठीक है, ऑल राइट. उसके बाद है बच्चे, मुदित जस्ट अ मोमेंट. मुदित, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, एम आई राइट? मतलब आप ये बोल रहे हो कि बिना रेन के हमें रेनबो नहीं दिखेगा? दैट इज एब्सोल्युटली राइट, रेनबो तो चाहिए. तो मैं ये मान रहा हूं कि आप ये बोल रहे हो कि रेन के बिना हमें रेनबो नहीं दिखता. चलो, ओके, यू आर राइट मुदित, वी रिक्वायर रेन. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई इज कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? अब इसके पीछे रीजन क्या है बच्चे? हमारे जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, दे आर सुटेबल फॉर स्कैटरिंग ब्लू कलर. तो हमें एटमॉस्फेयर में जो कलर दिखाई देता है, कौन सा कलर दिखता है? ब्लू, डिफ्यूज्ड. Then what is the difference in colors of sun observed during sunrise and sunset? बच्चे, at sunrise or sunset it appears reddish orange, और नून पे नियरली ब्राइट व्हाइट. अब इसके पीछे रीजन क्या है बच्चे? व्हेन सन इज लो इन होराइजन, किसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी? शॉर्टर वेवलेंथ्स की स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है. तो होता क्या है, आपके जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं जैसे ब्लू, येलो, ये निकल जाते हैं आउट ऑफ साइट, और सबसे कम स्कैटरिंग हो रही है रेडिश, रेड, ऑरेंज, ये आपके पास आईज में आता है. तो जब ये आपके पास आईज में पहुंचते हैं तो हमें सन का कलर कैसा दिखेगा? इट विल अपीयर रेडिश ऑरेंज. बट व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड है, देन व्हाट इज हैपनिंग? लाइट हैज टू ट्रेवल वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. दिस इज द रीजन स्कैटरिंग इज वेरी लेस. तो आपको सन बिल्कुल व्हाइट दिखता है. चलो, वी आर थ्रू. क्वेश्चन नंबर 25, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. 26, डिफेक्ट्स. Okay, explain refraction of light through a triangular glass prism using a labeled ray diagram. All right. Chalo, let us draw a ray diagram, labeled ray diagram through a triangular glass prism. Let's see कैसे हम different जो उसके labelings हैं उसे डालेंगे.
लेट्स से दिस इज आवर लाइट, ये इधर गई और ऐसे. सो आई हैव टू नाउ ड्रॉ अ नॉर्मल रे. तो ये मेरी नॉर्मल रे इधर बन गई और ये मेरी नॉर्मल रे इधर बन गई. ओके तो बच्चे वेयर विल यू मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कि ये, which would be your angle of incidence? You have to measure it from normal. So will you measure it from here or here? इधर डालेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताओ. कहां डालेंगे, ऊपर की नीचे? आकृति इज सेइंग नो, सिमरन इज सेइंग यस, अनिशा इज सेइंग नीचे. अप डाउन चल रहा है. ओके एनसीईआरटी की बुक चेक करो एक बार. लेट्स चेक दी एनसीईआरटी बुक. ओके एक मेरे पास ये भी है, यहां भी इसमें भी एक डायग्राम दिया हुआ था. चलो लेट्स चेक. ऊपर की नीचे, ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम गड़बड़ कर देते हैं. ओके लेट्स सी, हियर इट इज. इसमें कहां बना है चेक करो, किधर बना है, ऊपर की नीचे, ऊपर. ओके राइट. तो ये याद रखना है बच्चे, एंगल हम नॉर्मल से मेजर करते हैं, उल्टा थोड़ी जाएंगे, इधर से मेजर करेंगे कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है. ऑलराइट ये चीज याद रखनी है. एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल आर, दिस इज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड सरफेस, और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर. सॉरी नॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई. दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. अब बच्चे वेयर इज द एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन किधर है? अगर बच्चे ये प्रिज्म ना होता तो लाइट रे ऐसे सीधी चली जाती. ओके और ये आपका पाथ है फाइनल. तो ये जो एंगल बनेगा बच्चे, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन. इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल डेल्टा. एंगल ऑफ डिविएशन, व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन? इफ दिस प्रिज्म वाज नॉट प्रेजेंट तो लाइट रे सीधी निकलती, पर बच्चे इस प्रिज्म की वजह से इसमें क्या हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुई है, जिसकी वजह से इसका पाथ ये हो गया चेंज. तो कितने एंगल से बेंडिंग हुई है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन. ओके सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल इंसिडेंस सेकेंड सरफेस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन, और ये जो ऊपर एंगल है दिस इज नोन एज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म. एक बार लेबलिंग देख ही लेते हैं. ऑल राइट वेरी इंपॉर्टेंट. सी दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यहां बचे अलग ही सरफेस पे एक और एंगल बन रहा है. अंदर क्या है बचे, एंगल सॉरी अंदर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये बन गई आपकी इमर्जेंट रे. और अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इस पाथ पे लाइट जाती. तो इसको रिट्रेस करिए, ये बन गया एंगल डी या डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन. और ऊपर ये वाला क्या है बचे, एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये लेबलिंग है. इज इट क्लियर? अरहाम आपको ये समझना है कि हमारे जो रेन ड्रॉप है ना वो टाइनी प्रिज्म्स की तरह ही वर्क कर रहे हैं. और बच्चे हम ट्रायंगुलर प्रिज्म इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये स्टेबल भी है ना, इसको रखना भी आसान है. अगर हम एक ओवल सोचो, ओवल ले लें कोई ग्लास का पीस, तो उसको स्टेबल ही रहेगा, तो उसको कैसे एक जगह पे होल्ड कर पाएंगे. तो ग्लास प्रिज्म थोड़ा स्टेबल भी है, और इसके अंदर जो एंगल के चेंजेस हैं उसको स्टडी करना भी आसान होगा. अरहाम इज दैट क्लियर? अगर देखो बच्चे बॉल की तरह शेप बना लोगे, उसको स्टेबल कैसे रखोगे, एंगल्स वगैरह मेजर कैसे कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो इसलिए प्रिज्म बना लेते हैं, एक सूटेबल शेप है, स्टेबल भी रहेगा, और एंगल्स के चेंजेस कैसे हो रहे हैं उसको स्टडी करना भी आसान है. क्योंकि देखो बच्चे साइंस में थ्योरी प्रैक्टिकल के थ्रू डेवलप होती है, आपको उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करना पड़ता है. तो एक्सपेरिमेंट में बच्चे हम जो कंडीशंस बना रहे हैं
उनको भी देखना पड़ेगा. वी हैव टू कीप एवरीथिंग स्टैंडर्ड. प्रिज्म इज समथिंग जिसके एंगल्स को हम मेजर कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव भी कर सकते हैं फिर. ठीक है ना. शेप की सूटेबिलिटी देखी जा रही है यहाँ. आई डोंट नो, ड्रॉप अगर मैं ओवल शेप का कुछ बना के उसको रखने की कोशिश करूं तो उसे एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर पाएंगे फिर. इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. चलो, ऑल राइट, ओके, दिस इज डन. उसके बाद देखते हैं हाउ कैन वी एक्सप्लेन रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन. ओके, ये तो बच्चे हमने अभी डिस्कस किया है. इट्स इजी. एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. बच्चे, व्हाई डिस्पर्जन अकर्स? Why dispersion is not occurring through air or vacuum? In air or vacuum, different components of light, they travel with same speed. पर बच्चे, as soon as it passes through a glass prism, सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है. The colors of longer wavelengths, they are deviated the least. जैसे बच्चे रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उसकी ग्लास प्रिज्म के अंदर स्पीड भी सबसे ज्यादा है. उसके अंदर जो डिविएशन होती है सबसे कम है. पर बच्चे, अगर आप देखोगे वायलेट कलर, उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है और उसकी डिविएशन भी सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए उसकी स्पीड सबसे कम है. तो एज अ रिजल्ट यू विल सी डिस्पर्जन. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 30. हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर? व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल बट नॉट प्लैनेट्स? बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आपका जो स्टार्स हैं बच्चे, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस एंड दे अपीयर पॉइंट साइज्ड ऑन द अर्थ टू एन ऑब्जर्वर. एंड बच्चे, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन क्या हो रही है? वी हैव डिफरेंट लेयर्स विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसकी वजह से क्या होता है, लाइट जो है बार बार अपने पाथ से डिविएट होती है, एंड एज इट रीचेस यू, उसका पाथ तब भी चेंज हो रहा है बार बार. एंड दिस इज लीडिंग टू ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स, सॉरी नॉट प्लैनेट्स, स्टार्स. And बच्चे, when you talk about planets or sun, they are very close to us और उनका साइज हमें बड़ा दिखता है. तो बच्चे, अगर उनमें ट्विंकलिंग इफेक्ट होता भी है तो हमारी आई उसको परसीव नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत बड़े दिखते हैं हमको. ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर? ऑल राइट, ठीक है. तो बच्चे, आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था एग्जाम्पलर का. ओके, सो वी आर थ्रू विद डिस्कशन ऑफ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. बच्चे, इसमें थ्योरी कम है, पर थोड़ी सी जो इसकी थ्योरी है उसमें आपको लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा. आकृति, विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? लास्ट क्वेश्चन, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. बच्चे, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल कर पाते? बिकॉज दे अपीयर लार्ज टू अस. ये हमें बड़े दिखते हैं. और बच्चे, इनका डिस्टेंस पास है, इनका डिस्टेंस पास है, तो क्या उससे क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उनमें अगर कोई डिविएशन होती भी है तो उसको परसीव कर पाना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज. ओके, आकृति, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आपको अभी भी डिस्पर्जन क्लियर नहीं है? बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन हमें ग्लास प्रिज्म के अंदर क्यों देखने को मिलती है? ओके, सिमरन, कैन यू क्लैरिफाई which planet appears point size to you? बच्चे, अगर आप मार्स को देखो तो मार्स जो है वो बड़ा दिखता है दूसरे स्टार से. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा दिखेगा एक फुटबॉल की तरह, पर बच्चे उसका साइज दूसरे स्टार्स के मुकाबले छोटा है, सॉरी बड़ा अपीयर होगा हमें. और बच्चे, वो हमारे बहुत पास है. मैंने आपको दो फैक्टर दिए हैं, एक तो साइज बड़ा दिखेगा उसका, सेकेंडली दे आर नियरर टू अस, तो उनमें जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो बहुत कम होगा. सिमरन, आर यू एबल टू सी जुपिटर एंड सैटर्न विद नेकेड आई? सिमरन, जुपिटर एंड सैटर्न क्या हम नेकेड आई से देख सकते हैं?
क्या बिना टेलीस्कोप के हम जुपिटर और सैटर्न को देख पाएंगे? जहां तक मुझे पता है मार्स और मरकरी और वीनस वगैरह तो देख सकते हैं। ओके, तो बच्चे उस टाइम पे क्या वो ट्विंकल करते हुए दिखेंगे आपको? ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन। आप ये बोल रहे हो दे अपीयर टू ट्विंकल। बेटा प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। सिमरन आई डोंट नो ये आपने कहां पढ़ा है, पर प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। जब हम प्लैनेट्स और स्टार के बीच में डिफरेंस लिखते हैं ना, प्लैनेट्स और स्टार्स, तो हम डिफरेंस ही ये लिखते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अगर हम ये बोल दें कि प्लैनेट ट्विंकल कर रहा है तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। यस, आई अंडरस्टैंड की छोट आकृति, आई गॉट योर क्वेश्चन, जस्ट अ मोमेंट। सो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। तो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल जब हम बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे उनका साइज हमें बड़ा दिखेगा दूसरे स्टार्स के मुकाबले। ओके, उनका साइज हमें दूसरे स्टार के मुकाबले बड़ा दिखेगा। सेकेंडली दे आर नियरर टू अस, वो हमारे बहुत पास हैं, तो इनके अंदर बच्चे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो बहुत कम होगी, लेस, तो उसको डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल है। स्टार्स वो ज्यादा छोटे दिखेंगे दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले, ऑलराइट, दे विल अपीयर स्मॉलर टू अस, और ये बहुत दूर से लाइट भेज रहे हैं, तो इनके अंदर जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा आपको ऑब्जर्वेबल है, ठीक है ना? तो ये चीज हमें याद रखनी है। हाँ जी सिमरन। So does this mean that if the planets are at the same distance as the stars, so will they appear? So will they appear to twinkle? यस Okay, sir. बेटा, हम जब डिफरेंस लिखते हैं स्टार और प्लैनेट के बीच में, तो हम डिफरेंस क्या लिखते हैं? प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अगर हमने ये लिख दिया कि प्लैनेट्स ट्विंकल कर रहे हैं, तो फिर तो बच्चे स्टार और उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे हम। ओके, हाँ, प्लैनेट्स जो हैं हमसे अगर दूर चले जाएं, पर बच्चे इधर एक और प्रॉब्लम है। अगर प्लैनेट के साइज को किसी स्टार के साइज से कंपेयर किया जाए, तो बच्चे प्लैनेट्स का साइज स्टार के मुकाबले बहुत छोटा है, तो आप उसको जब बहुत दूर ले जाओगे तो वो भी हमें बहुत छोटे दिखाई देंगे स्टार की तरह, और वो भी ट्विंकल करेंगे फिर। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि बच्चे वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं है, दे रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ सन, तो वहां ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनसे जो लाइट की रिफ्लेक्शन है उतनी हो पाएगी कि नहीं। स्टार्स की तो अपनी लाइट है, तो दिस इज समथिंग, ये तो जब हो सकता है तो तभी पता चलेगा। ऑलराइट, या तो कोई एलियन जो हमारे प्लैनेट्स को दूर से देख रहा है, पता नहीं उसको हमारे प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं, क्योंकि बच्चे दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो आई एम नॉट श्योर कि अगर स्टार की दूरी तक ले जाएंगे, तो अगर वो उन स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या हम उन्हें देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये भी एक चीज है जो हमें अब समझ के देखनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे जा रहा हूं मैं। आकृति को अभी भी इसमें डाउट है। बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन एयर और वैक्यूम, दे ट्रैवल विद सेम स्पीड, इसलिए आपको अलग अलग कलर्स नहीं दिखाई देते। पर बच्चे एज सुन एज दे एंटर इनटू एनी अदर मीडियम सच एज ग्लास प्रिज्म, हर एक कंपोनेंट की स्पीड जो है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द मीडियम। अब इसमें होता क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो नीचे वाले कलर्स हैं, दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ्स और इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। पर बच्चे जो लॉन्गर वेवलेंथ्स के कलर हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा स्पीड रेड कलर की होती है। तो जिसकी स्पीड सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा डिविएट होता है, बेंड होता है, जो स्पेक्ट्रम में नीचे दिखता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ऊपर जा रहे हैं हम, तो वहां डिविएशन कम होगी, वो स्पेक्ट्रम में ऊपर दिखते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो फिनोमेना है डिस्पर्जन का, किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडिया। एयर और वैक्यूम में इनकी स्पीड सेम है, इसी वजह से डिस्पर्जन होती है, क्योंकि स्पीड चेंज होगी हर एक कंपोनेंट की। इज दिस क्लियर आकृति? आकृति
ओके चलो, आकृति बोल रही है आंसर लिख दो, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन. इन एयर और वैक्यूम, in air or vacuum, what happens? The speed of different components of light is same, but as soon as white light enters any medium, but when white light enters any medium such as glass prism, तो क्या होगा? What is going to happen? The different components light have different speeds. और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? हर एक की स्पीड अलग होगी लाइट के कंपोनेंट की प्रिज्म के अंदर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द रेड कलर has maximum speed, whereas violet the least. उसकी वजह से क्या होता है? According to their speed, they undergo varying dispersion. According to their speed, different colors undergo varying speed. Sorry, not varying. Varying deviations. और इससे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे? स्पेक्ट्रम. This results in spectrum. Is this clear now? हर एक कलर की स्पीड अलग अलग हो जाएगी प्रिज्म में, और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वो अलग अलग डिविएशन सफर करेगा. सबसे कम स्पीड होती है वायलेट की, उसके बाद होती है उससे ज्यादा इंडिगो, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ग्रीन, उससे ज्यादा येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो सबसे ज्यादा स्पीड रेड की है, सबसे कम वायलेट की है. तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है डिविएशन कम होती है, तो एज अ रिजल्ट यू विल गेट द स्पेक्ट्रम. ऑलराइट, चलो, तो दिस इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन. ओके, ऑलराइट. तो बच्चे दिस इज इट. यहाँ हमारे एग्जाम्पलर से जो क्वेश्चन की आज डिस्कशन थी, दैट इज ओवर. सो बच्चे ऑन संडे आई विल बी शेयरिंग अ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. प्लीज गो थ्रू, प्लीज रिवाइज इट थ्रू. इसको अच्छी तरह एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है ना बच्चे. नेक्स्ट वीक बच्चे, do you want to undertake revision for term 1 or you want to go ahead with the chapters? सिलेबस कंटिन्यू करना है? Okay, Maitri is saying revision. So okay, so if everybody is agreeing, so then we will start up with revision. ओके, तो बच्चे आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर इन एग्रीमेंट कि हमें अब रिवीजन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे टर्म 1 आई थिंक इट्स ऑलरेडी अगस्त, और अगर हम रिवीजन शुरू करेंगे अब तो तब जाके नवंबर से पहले हम टर्म 1 का सारा चैप्टर्स रिवाइज करके प्रॉपर टेस्ट रख पाएंगे. ऑलराइट, ठीक है. सो बच्चे मंडे ऑनवर्ड्स वील बी स्टार्टिंग अप विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. पहले केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा चैप्टर है एसिड बेसिस सॉल्ट्स, उसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे. तो वंस वी आर थ्रू विद इट, उसके बाद मैं आपको टर्म 1 से रिलेटेड उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो डाल दूंगा साथ में.
सी सिमरन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंगल से कुछ लेना देना नहीं है। लाइट जब प्रिज्म में गई तो उसके सारे कंपोनेंट सेंटर हो गए प्रिज्म में, उसकी वजह से उनकी जो स्पीड है वो चेंज होगी। इज दैट क्लियर? सिमरन, एक बार बच्चे दूसरे प्रिज्म में चले गए। ओके सी माधव, विबग्योर जो हम बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं जो सबसे नीचे है स्पेक्ट्रम में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यस एब्सोल्युटली राइट। विबग्योर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलते हैं। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दोनों आप याद रख सकते हो। वायलेट का सबसे कम स्पीड, सबसे कम वेवलेंथ प्रिज्म में। इंडिगो स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। ब्लू और ज्यादा बढ़ेगी, ग्रीन और ज्यादा बढ़ेगी, और मैक्सिमम किस में होगी? रेड में। सबसे कम किस में होगी? वायलेट में। वेवलेंथ भी, स्पीड भी, तो दोनों को रिलेट कर सकते हो आप। इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ। माधव क्लियर? चलो ठीक है, ऑल राइट। सी सिमरन, एंगल से हम रिफ्रैक्शन तो अलग अलग देख सकते हैं ना, बेंडिंग में तो हम फर्क देख ही रहे हैं, पर आपको ये भी चीज समझनी है बच्चे, जो स्पीड है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ वेव इक्वेशन? v is equal to lambda nu, sorry, वेव इक्वेशन है v is equal to lambda nu। v is speed, lambda is wavelength, nu is frequency। तो बच्चे फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, वेवलेंथ चेंज हो रही है। वेवलेंथ का मतलब है बच्चे ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है ना सिमरन? देखो चलो ठीक है, जस्ट गिव मी अ सिंपल आंसर। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, तो बच्चे ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी इन कंपैरिजन टू वाटर, इज इट अ कांस्टेंट और इज इट अ वेरिएबल? जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इज दैट वेरिएबल और इज इट कांस्टेंट? एवरीबॉडी सब आंसर कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट की वेरिएबल? इट इज वेरिएबल। बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इज इट वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, मुझे लग रहा है आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे आप बच्चे। व्हाट वाज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ याद करिए। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई ओवर साइन आर, इट इज कांस्टेंट। तो सिमरन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहां हमें क्या समझना है? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, और ये दोनों किस तरीके से चेंज होते हैं कि अगर आप साइन आई बाय साइन आर करो तो वो वैल्यू कांस्टेंट आती है, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चे मुझे एक चीज बताओ, जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन आई बाय साइन आर करते हो, हम इसको एक और तरीके से निकालते हैं, डिवाइडिंग बाय स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो क्या बच्चे स्पीड चेंज होती है? क्या स्पीड की वैल्यू हम बार बार चेंज करके लिखते हैं कि सेम लिखते हैं? साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू तो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल चेंज, पर उनकी रेशियो कांस्टेंट आती है। पर बच्चे क्या स्पीड ऑफ लाइट एयर, स्पीड ऑफ लाइट वाटर, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास, वो अलग अलग लिखते हैं? बच्चे वो तो सेम ही लिखते हैं ना, वो तो सेम ही लिखते हैं। तो एंगल से बच्चे आपकी बेंडिंग में फर्क पड़ती है, वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, स्पीड तो वही चेंज होनी है, जो है वही निकलेगी, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लास में जाके 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होना है, वो तो होगी, वो उतना ही है, उससे ज्यादा या कम नहीं होने वाली अकॉर्डिंग टू द ग्लास। यस, साइन आई के अकॉर्डिंग साइन आर चेंज होगा पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगी। स्पीड पे जो फर्क पड़ना है वही फर्क रहेगा, वो भी कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएशन देखते हैं। ठीक है सिमरन, इज इट क्लियर? याद ये रखना है साइन आई के अकॉर्डिंग साइन आर चेंज होगा पर कांस्टेंट वैल्यू आती है विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे हम दो मीडियम में स्पीड को कंपेयर करके भी निकालते हैं, पर स्पीड को तो हम अकॉर्डिंग टू द मीडियम ही लिख रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि एक बार ग्लास में मैंने लिखा 2.25, दूसरी बार 2.5 कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अगर वही सेम ग्लास है तो स्पीड वही रहेगी, क्योंकि वेवलेंथ उसी हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, तो वहां एंगल से सिर्फ बेंडिंग में चेंज हो रहा है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आने वाला है। चलो, आई होप सिमरन इट इज क्लियर, और मुझे ऐसा ना हो कि तुम और कंफ्यूज हो जाओ। बस एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, एंगल से बेंडिंग पे कैसे फर्क पड़ रहा है। आप डिविएशन का फर्क देख रहे हो, ठीक है ना, डिविएशन का फर्क देख रहे हो, पर जो स्पीड चेंज होनी है वो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट है विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है बच्चे? सिमरन ने हाथ जोड़ दिए कि बस बहुत हो गया। ऑल राइट, चलो, ओके, ऑल राइट बच्चे, आई विल जस्ट एंड द सेशन हियर। आई होप यू विल रिवाइज इट प्रॉपर्ली। बच्चे, आई विल ट्राई टू गिव यू एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन। जितने क्वेश्चन दे सकता हूं मैक्सिमम मैं देने की कोशिश करूंगा, बट प्लीज रिवाइज। टर्म 1 बहुत जल्दी आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इट्स ऑलरेडी August 20, नवंबर में आपके टर्म 1 के एग्जाम्स होने हैं, तो बीच में सिर्फ सितंबर और अक्टूबर है। ओके, अनेशा 24 को साइंस का एग्जाम है। विच 24? August 24 और सितंबर 24? August 24, August 24। ओके बच्चे, आई विल जस्ट सजेस्ट टू एवरीबडी, अगर आप एक रेफरेंस बुक कोई ले सकते हो तो प्लीज बाय अ बुक फ्रॉम एडुकार्ट। एडुकार्ट की जो बुक्स आई हैं दे आर वेरी गुड, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। एडुकार्ट फ्रॉम अग्रवाल पब्लिशर्स, यू कैन बाय दैट बुक, इट इज वेरी गुड। उसमें एमसीक्यूज वगैरह बहुत अच्छे दिए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, हर एक चैप्टर के अबाउट 50 to 100 एमसीक्यूज हैं, सो इट इज वेरी गुड बुक। अगर आप कोई और बुक लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, जैसे ओसवाल की है, पर बच्चे ओसवाल की बुक में कई बार मिस्टेक्स भी होती हैं, सो इट इज माय सजेशन, बाय एडुकार्ट। अगर आप उसका छोटा टर्म 1 की बुक लोगे, आई थिंक इट इज अबाउट 150 और 160 रुपीज ओनली, यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन ऑल्सो, आपको इजिली आपके बुक शॉप्स में भी मिल जाएगी। सो प्लीज बाय इट, इट्स ऑलरेडी इन द मार्केट, बहुत अच्छी बुक है, आई हैव गॉन थ्रू माई सेल्फ। ठीक है, चलो, ऑलराइट बच्चे, आई थिंक नाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्म 1 एग्जाम्स, दे आर राउंड द कॉर्नर, 1.5 month इज नथिंग, टाइम बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग, प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग। मैं भी कोशिश करूंगा बच्चे, चैप्टर जैसे जैसे रिवाइज होते जाएंगे, आई विल बी गिविंग यू एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। जैसे अगर हमने अभी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कर लिया, संडे विल बी पुटिंग दैट टेस्ट अप, उसके बाद एसिड बेसिस सॉल्ट शुरू करेंगे, फिर उसका एमसीक्यू टेस्ट, ऐसे करते जाएंगे। सो बिफोर टर्म 1 विल बी एबल टू रिवाइज द फुल चैप्टर्स एंड देयर एमसीक्यू टेस्ट विल बी डन। ओके, सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। चलो बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर।